हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से आर्टिकल 20 को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के बारे में बात करता है। अपराधों के लिए दोषयुक्त के संबंध में संरक्षण, जो अपराध होंगे उनसे कैसे संरक्षण मिलेगा, किन किन बातों के लिए संरक्षण है, उनके बारे में आर्टिकल 20 बताता है। और ये आर्टिकल 20 इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। ये जो आर्टिकल 20 है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। मान लो कोई विदेशी आकर के यहाँ अपराध करता और यहाँ का सिटीजन नहीं है तो उसके लिए भी ये लागू है, और जो यहाँ का नागरिक है भारत का उसके लिए भी ये लागू है। मतलब भारत में घटित हुए या बाहर घटित हुए अपराधों के बारे में ये आर्टिकल 20 सबके लिए लागू है। और ये आर्टिकल 20 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 इसका कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज ये है क्या, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहता है अ लॉ which imposes the offense prospectively and penalty retrospectively। अब इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने दो पार्ट में बात करी। कौन सा? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज 2 पार्ट्स में बात करी। एक तो प्रॉस्पेक्टिवली बात करी और दूसरा बात करी रिट्रोस्पेक्टिवली। तो इसका प्रोस्पेक्टिवली क्या है उसके बारे में बात करें कि नो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्जेस। इसमें कहा गया है कि जब कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया उस समय जो उस पर सजा निर्धारित थी वही सजा उसे दी जाएगी। अब इसका मीनिंग क्या है कि मान लेते हैं कि किसी ने 2011 में अपराध किया और उस अपराध की सजा 3 ईयर थी। 2012 में उस अपराध की सजा रिवाइज करके उसको 5 ईयर कर दिया गया और उसका ट्रायल जो है फाइनल खत्म होता है 2015 में। तो अब बात आती है कि 3 साल की सजा दी जाए कि 5 साल की सजा दी जाए। 2011 में जब अपराध घटित हुआ तो कितनी सजा थी? 3 साल। 2012 में उसको रिवाइज करके उस अपराध की सजा कर दी गई 5 साल, और उसको सजा देने का समय कब आया? 2015 में। अब 5 साल दी जाए कि 3 साल दी जाए? तो यही बात एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहता है कि उसको सजा वही दी जाएगी जो अपराध घटित करने के समय था। मतलब उसको 3 साल की ही सजा दी जाएगी। इस बात को इसको प्रोस्पेक्टिवली में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहता है। अब दूसरी बात इसमें से कही इन्होंने पेनाल्टी के बारे में। रेट्रोस्पेक्टिवली में कहा कि नो पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब इन्होंने उसी बात को कहा कि कोई अपराध का जो पेनाल्टी है वो मान लेते हैं कि 100 रुपीस था 2011 में,
और 2012 में वो रिवाइज हो करके 5000 हो गया। और पेनाल्टी जो कोर्ट वसूल करने का टाइम आया फाइनल हो करके वो 2015 में आया। तो अब बात यहां पर दो आती है कि 100 लिया जाए या तो उसको 500 लिया जाए, क्योंकि 2011 में क्या था 100 रुपीज, 2012 में उसको रिवाइज करके 500 या 300 कर दिया गया। अब 2015 में उसको लेना है, तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस कहता है कि वही पेनाल्टी ली जाएगी जिस समय अपराध किया गया था। मतलब उस समय अगर 100 रुपए था तो उसका जुर्माना है, उसको पेनाल्टी कितनी होगी 100 रुपीज होगी। तो इस बात को कहता है। तो ये रूल, ये जो आर्टिकल 21 ये कहता है इस बात के लिए। और दूसरी बात ये क्या कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उस अपराध में आफ्टर ट्रायल, मतलब जब तक उस अपराध की सजा उसको न दे दी जाए, सजा उसके लिए न डिक्लेयर हो जाए, तब तक वह दोषी नहीं माना जाएगा। मान लेते हैं कि किसी ने एक मर्डर कर दिया और मर्डर में उसके खिलाफ में एफआईआर हो गई और कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो वो दोषी नहीं कहलाएगा। अपराध का दोषी कब कहलाएगा? जब कोर्ट उसको आफ्टर ट्रायल उस पर सजा डिक्लेयर कर देगा। जब उसको सजा डिक्लेयर कर देगा तभी वह दोषी कहलाएगा, उसके पहले तक वह दोषी नहीं कहलाएगा। ये बात इसमें आर्टिकल 21 में कहा। अब आर्टिकल 22 की बात आ गई है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब ये क्या है कि डबल जियोपार्डी क्या है, इसके खिलाफ में प्रोटेक्शन कैसे दिया गया। अब ये जो प्रोविजन है कौन सा डबल जियोपार्डी, ये प्रोविजन बेस्ड ऑन नीमो डिबेट वेस वेक्साइरी प्रो यूना इडम कैरसा, इस वर्ड पर ये बेस्ड है। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मोर देन वंस। अब इन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा और ना ही अभिरोपित किया जाए, मतलब उस पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक बार चार्ज, एक बार ट्रायल और एक बार सजा, उसके लिए 2 बार नहीं होगा। अब इसको कहा दिस रूल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। ये हमारे सीआरपीसी में 300 उसमें दिया, सेक्शन 300 में दिया हुआ है, उसमें इसको बिल्कुल डिटेल से किया गया है। इसके बाद कहा, अब ये बात आती है कि इसका मीनिंग क्या हुआ सेम ऑफेंस का। द सेम ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस हुज इंग्रेडिएंट्स आर द सेम, जिसके इंग्रेडिएंट्स सेम हो उसकी बात की जा रही है। अभी इंग्रेडिएंट्स सेम मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक मकान में फर्जी विल करके, फर्जी वसीयत करके उसको अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया। अब ये हो गया उसकी फर्जरी। अब उस बात पर एफआईआर लिखा दी गई, पहली चीज हो गई। एफआईआर का ट्रायल स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ, ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब वही व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उसी अपराध के लिए एक दूसरी एफआईआर दूसरे थाने में लिखा देता है, दूसरे पुलिस स्टेशन में लिखा देता है, या कोई अन्य व्यक्ति एक कोर्ट में उसको
डाल देता है अपराध दर्ज होने के लिए कंप्लेंट के थ्रू। तो अब क्या हुआ, एक ही अपराध के लिए एक या दो व्यक्तियों ने, एक ने FIR कर दी एक थाने में, एक ने दूसरे थाने में कर दी, और एक ने क्या किया, कोर्ट में डाल दिया। तो अब 3 ट्रायल तो चलेंगे नहीं एक साथ, उन तीनों को एक में मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद में उनको क्या किया जाएगा कि एक ही चार्ज जो पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार होगा उसी पर चार्ज फ्रेम होकर के उसी पर ट्रायल सबके किए जाएंगे और एक ही बार उसको सजा दी जाएगी। इस बात के लिए आर्टिकल 22 कहता है, 20 सब क्लॉज 2 कहता है। अब आर्टिकल 20 सब क्लास 3 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये बहुत बड़ा पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसमें क्या है, नो मैन इज बेस्ड टू accuse himself it in the duty of the prosecution to prove the offense। अब कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति स्वयं का गवाह नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति स्वयं अगर किसी अपराध को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है और पुलिस उसको पकड़ करके पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है और वह एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ यस मैंने इस अपराध को किया है, तो वह उसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह स्वयं अपने अपराध के लिए विटनेस नहीं हो सकता। अब इसी बात के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को पढ़ते हैं। पहला इसका क्लॉज है accused is presumed to be innocent। अक्यूज्ड जब ट्रायल पे जाएगा, उस पर आरोप फ्रेम हो गया, लेकिन उसे क्या माना जाएगा, इनोसेंट माना जाएगा। अपराधी नहीं माना जाएगा उसको कि उसने अपराध किया, इनोसेंट माना जाएगा कि वो इनोसेंट है। अब आफ्टर ट्रायल वो क्या होगा, ये बात मानी जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कहा, इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश द गिल्ट। अब ये प्रोसिक्यूशन का कार्य है कि अपनी बात को कि उसने अपराध किया है, इस बात को वो सिद्ध करे। वो तो इनोसेंट हो गया, जो अपराधी इनोसेंट हो गया। अब इनोसेंट को सिद्ध कौन करे, जिस पर अपराध किया गया है वो उसको सिद्ध करेगा कि यस इसने अपराध किया है। अब तीसरी बात क्या आती है, अक्यूज्ड नीड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम विल। उसको अपने खिलाफ में कोई भी स्टेटमेंट उसका नहीं होगा। अक्यूज्ड को ये जरूरत नहीं है, अक्यूज्ड को ये पावर नहीं है, अक्यूज्ड को ये नहीं कहा गया कि उसने अपने खिलाफ ही अपना स्टेटमेंट मान लो कोर्ट में एक्सेप्ट कर, थाने पर एक्सेप्ट कर लिया या कहीं पर जाता है, कह देता नहीं साहब मैंने ये अपराध किया है, तब भी वो नहीं माना जाएगा। वो माना कब जाएगा, जब कोर्ट के समक्ष जाकर के आफ्टर चार्ज कि उस पर ये चीजें दोष फ्रेम किया जाता है, अब उस पर ट्रायल चलने के बाद ही उसको माना जाएगा कि यस इसने किया है। तो अब ये बात आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 देता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता अगर ये क्लॉज नहीं होता है, FIR लिखी गई और उस व्यक्ति ने कह दिया यस मैंने अपराध किया, अब उसको वहीं पर सजा हो गई। तो ये इस चीज से हमारा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बताता है। तो ये इसमें जो आर्टिकल 20 था, उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 20 में और बेसिकली ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन इसमें एक बात और क्लियर करने वाली, इट इज ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस इज प्रोहिबिटेड, ट्रायल इज नॉट प्रोहिबिटेड। जब हम 2 बातों में कर देते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में, तब कहता है कि ट्रायल के लिए मना नहीं करता, ट्रायल तो हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन सजा एक बार होगी। तो अभी आर्टिकल 20 क्लियर हो गया। आर्टिकल 21 में हम नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।